आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस का इतिहास का बुक से पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस सेशन में हम लोग आज इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का आपके सामने हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके बुक का पेज नंबर 3 से क्वेश्चन है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग वर्तमान में भी लोग यात्राएं क्यों करते हैं। चलिए इसका जवाब बताते हैं आप लोग को। आज आज लोग आज लोग यात्राएं निम्नलिखित 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 कारणों निम्नलिखित कारणों निम्नलिखित कारणों से करते हैं कारणों से करते हैं। आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला कारण हो सकता है अपने रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों अपने रिश्तेदारों मित्रों आदि अपने रिश्तेदारों मित्रों आदि से मिलने के लिए हो सकता है। यात्राएं करते होंगे मिलने के लिए। इसके अलावा हो सकता है काम के लिए, काम के लिहाज से वहाँ जाते होंगे, यात्रा करते होंगे, काम के लिए हो सकता है यात्राएं करते होंगे। आज हो सकता है व्यापार के लिए, कोई व्यापार करने के लिए यात्राएं करते होंगे, व्यापार के लिए यात्राएं करते होंगे। इसके अलावा हो सकता है पर्यटन, कहीं घूमने जा रहे होंगे, पर्यटन स्थलों पर्यटन स्थलों पर्यटन स्थलों पर्यटन स्थलों की सैर के लिए कहीं घूमने जा रहे उसके लोग यात्राएं करते होंगे। पहला प्रश्न का आंसर समाप्त हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बुक में दिया था वो पेज नंबर आपका 5 में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, चलिए आपके सामने पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर मतलब सॉलिड सरफेस पर, कठोर सतह पर लिखवाने से क्या लाभ थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कठोर सतह सॉलिड सरफेस पर कुछ लिखवाने से क्या लाभ है, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती। तो उसको ऐसा लिखवाने में कठोर सतह में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले इसका रीजन बताते हैं कि क्यों लाभ क्या है। तो पहला इसका जो होगा लाभ कि कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका पहला जवाब हुआ इसका लाभ में, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक हम लोग उसको सेफ रख सकते हैं। क्योंकि रखा जा सकता था क्योंकि 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 ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे।
पहला इसका लाभ हुआ कि कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक हम लोग सेव रख सकते हैं, क्योंकि ये लेख जो है आसानी से नहीं मिट पाता है। दूसरा इसका लाभ क्या है, बता रहा है आपके सामने, क्या बता रहा है। दूसरा इसका लाभ है कि हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत या अपने बीते हुए समय का अपने अतीत की या अपने बीते हुए समय की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट का लिखे हम अभिलेखों के माध्यम से, कठोर सतह में लिखे लेख हम लोग अभिलेख वर्ड इसमें जोड़ रहे हैं हम, कि हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। जो अभिलेख में लिखा हुआ है उससे हम लोग बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा इसका लाभ क्या होगा, देखते हैं, बात करते हैं। तीसरा इसका लाभ क्या होगा। लाभ हो गया, इसका बताते हैं कठिनाई क्यों होगा। लाभ 2 लाख आप लोग के लिए इनफ है इतना लिखने के लिए। आपको बताते हैं कठिनाई क्यों होगा इसको लिखवाने में। तो कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। कठिनाई क्या बता दी, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको पेज नंबर 6 से उठाए हैं इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे उन लोग को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो चलिए इसका जवाब लिखते हैं। पुरातत्वविदों आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे। पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय या प्राचीन काल बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था। और आप लोग जानते हैं कि सूती कपड़े जो समय के साथ सड़ गल जाते हैं।
जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते हैं, तो हमने बताया बहुत कम अवशेष मिलते। क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग होता था और सूती कपड़े जो है समय के साथ सड़ गल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो हमने पेज नंबर 8 से उठाए हैं। क्या बोलता है? पृष्ठ 3 माने पेज 3 पर 2 तिथियां हैं। आप लोग बुक देख लीजिएगा। पेज नंबर 3 पर 2 तिथियां, 2 डेट हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? तो आप लोग देख लिए होंगे शायद। तो इसमें ये 2 तिथियां कौन सा है? ये दो तिथियां है 4700 है, आपके बुक में देख लीजिएगा, और आई थिंक 2500 होगा। ये 2 तिथियां कौन कौन सा आपके पेज नंबर 3 में है? 4700 और 2500 पता लगा लिए। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे? तो हम इनके लिए बीसी अक्षर, बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु का जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? आई थिंक कुछ समझ गए आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेज नंबर 3 में आपको जो दो डेट दिया हुआ था उसका पता लगा लिया। कौन कौन डेट था? 4700 और 2500। आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके लिए आप किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम कौन अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे? बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि आपका बुक का पेज नंबर 9 में है। पेज नंबर 9 में देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार से इंटरव्यू, तुम्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लेना है, तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विदों से पूछना चाहोगी। आप सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लेना है और कौन कौन तुम 5 ऐसे प्रश्न उनसे पूछोगी, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताते हैं कौन कौन से प्रश्न से पूछेंगे। चलिए आंसर लिखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे कि पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट अतीत मीन्स बीता हुआ समय, अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? हम पहला क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि आप लोग अतीत में बनी और उस प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे कि पुरातत्वविद किसी स्थान की खोदाई किस आधार पर करते हैं? खोदाई किस आधार पर करते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे आर्कियोलॉजिस्ट से कि आप लोग किसी स्थान की खोदाई किस बेस पे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन से हम पूछेंगे क्या खुदाई करते समय
खुदाई करते समय, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखनी पड़ती है? सावधानी रखनी पड़ती है। हम उसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, जब आप लोग खुदाई करते हैं उस समय आप लोग किसी प्रकार की सावधानी भी रखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे कि खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है। हम पूछेंगे, चौथा क्वेश्चन पूछेंगे कि खुदाई में मिली जो चीज़ें मिली खुदाई करने के बाद, उन चीज़ों की उम्र, उसका एज का पता कैसे लगाया जाता है? चीज़ों की उम्र या उसकी एज का कैसे पता लगाया जाता है? कैसे पता लगाया जाता है? चौथा प्रश्न हम पूछेंगे उनसे कि खुदाई में मिली चीज़, जो आपको चीज़ें मिली खुदाई करने के बाद कोई स्थल का, तो उस वस्तु का उम्र का पता कैसे लगाइएगा? अब पांचवा प्रश्न उससे हम पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि खुदाई में जो वस्तु मिली, खुदाई में मिली चीज़ों या इसको वस्तु बोल सकते हैं। खुदाई में मिली चीज़ों या वस्तु को कहाँ, चीज़ों और वस्तु को कहाँ और क्यों रखा जाता है? कहाँ और क्यों रखा जाता है? आखिरी सवाल उनसे पूछेंगे, आपको जो चीज़ें खुदाई करके मिली उस चीज़ों का कहाँ और क्यों रखते हैं? ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अभ्यास का क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है प्रश्न अभ्यास का, जो आपका पेज नंबर 9 में है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आओ याद करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करो। आपको सभी को मिलाना है कि कौन चीज़ कहाँ जाएगा। चलिए मिलाते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नर्मदा, तो नर्मदा घाटी इनमें से कहाँ जाएगा? ध्यान दीजिए, नर्मदा घाटी आपका कहाँ जाएगा? ध्यान दीजिए। तो नर्मदा घाटी ऐसा जगह है जहाँ पे आपको क्या होता था? आखेट, शिकार, और आखिर में तो शिकार करना होता है, हंटिंग और संग्रहण को जमा करता था नर्मदा घाटी के तट पे। मगध, तो मगध क्या था? मगध सबसे पहले बड़ा राज था। मगध क्या था? पहला सबसे बड़ा राज था। फिर आपसे कुछ तीसरा क्वेश्चन है कि गारो पहाड़िया कहाँ है? गारो पहाड़िया क्या था? गारो पहाड़िया आपका था जहाँ पे क्या हुआ था? आरंभिक कृषि हुआ था। गारो पहाड़िया में सबसे पहले कृषि हुआ था। इसके बाद का है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। इसमें क्या हुआ था? सिंधु तथा सहायक नदियाँ क्या था? इसमें क्या था? सबसे आपका प्रथम नगर था। सिंधु तथा इसके सहायक नदियाँ में क्या था? इसमें प्रथम नगर बने हुए थे। गंगा घाटी में क्या हुआ था? तो गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष इसमें पूर्व के नगर को बताया गया। गंगा घाटी में क्या बताया गया? लगभग आज से 25 वर्ष पहले के नगर को इसमें बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है कि पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बता। आपको डिफरेंस बताना है पांडुलिपि और अभिलेख के बीच में। तो चलिए अंतर बताते हैं हम लोग। तो पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों। पांडुलिपियां जो था वो जनरली तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि ने क्या बताया कि पांडुलिपि प्रायः तारपत्र और भोजपत्र में हाथ से लिखते, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदकर उत्कीर्ण किया जाता था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताएं। तो पहला अंतर बता दिए हम पांडुलिपि में कि पांडुलिपि जो था जनरली तारपत्र अथवा भोजपत्र क्या है कि भोज नामक पेड़ जो है उसके छाल पर हाथ से लिखा जाता था। जबकि अभिलेख क्या होता था, पत्थर या धातु जैसे कठोर सॉलिड सरफेस पर उत्कीर्ण मतलब खोद उसमें लिखा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। तो रसीदा क्या प्रश्न पूछी थी, आपको चैप्टर में समझाया थी। रसीदा क्या पूछी थी, रसीदा एक अखबार पढ़ रही थी और अखबार पढ़ते उस एक सुर्खी एक न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ था 100 साल पहले। वो खबर कब का था, 100 साल पहले के बारे में पढ़ रही थी कि वो सोच रही कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। इसके मन में क्या हुआ कि आखिर लोग इतना वर्ष पहले का बातों को जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, इतने 100 साल पहले के बातों को लोग कैसे जान सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन क्या था रसीदा के प्रश्न में। रसीदा के प्रश्न को पढ़ चुके सवाल क्या था कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ, सो कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, चलो जवाब देते हैं इसका, समझाएंगे आप लोग को। हमें अतीत के विषय में जो बीता हुआ समय के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेख, हमें बीते हुए अतीत या बीते हुए समय के विषय में पांडुलिपियां व अभिलेख का अध्ययन
करके अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियाँ व अभिलेख का अध्ययन करके हम अतीत से जान सकते हैं। पांडुलिपि व अभिलेख के मदद से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा पांडुलिपि और अभिलेख के अलावा ईंट हो सकता है, ईंट और पत्थर, ईंट और पत्थर से बनी इमारत, ईंट और पत्थर से बनी इमारत या इमारतों के अवशेषों, चित्रों, कुछ इमेज से अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, उस समय के चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलता है। आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा था रशीदा के पास, को फिर से पर हम लोग पढ़ चुके। रशीदा के मन में ये चल रहा था कि 100 साल पहले के बातों को हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो हमने उत्तर दिए, हम अतीत के विषय में पांडुलिपि या अभिलेख के अध्ययन से जानकारी प्राप्त कर सकते। इसके अलावा ईंट हो गया, ईंट और पत्थर से बनी इमारत की अवशेष, उसका अवशेष होगा, या चित्रों से, या मूर्तियाँ, औजारों, हथियारों, बर्तनों, सिक्के आदि के द्वारा भी हम लोग अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए क्या बोलता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आपको सूची बनाने बोला कि आखिर पुरातत्वविदों को क्या क्या चीजें मिलती है, उसके बारे में सूची बनाइए। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है, आपको उसे चूज करना है। इसमें कौन कौन सा वस्तु जो पुरातत्वविदों को मिला वो पत्थर से बनी है। तो सबसे पहले सूची बनाते हैं। तो पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे हो सकता है आपका, नंबरिंग देते हैं आप लोग आसान होगा समझने के लिए। हो सकता है उसमें सिक्के मिला होगा, सिक्के हो सकता है। और क्या मिल सकता है, हथियार मिल सकते हैं, उसमें का हथियार मिल सकता है, पत्थर का हथियार मिल सकते हैं, हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा आभूषण, कुछ ऑर्नामेंट हो सकते हैं, सोना चांदी आभूषण हो सकते हैं, वो लोग को मिला होगा, खोदे होंगे तो। उसके बाद क्या मिल सकता है, हो सकता है वहाँ कुछ चित्र मिला होगा, खुदाई में कुछ चित्र मिला होगा, तथा मूर्तियाँ मिल सकती हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ उन लोग को मिला। इसके अलावा क्या मिल सकता है, कुछ औजार मिले होंगे उस समय के, कुछ वहाँ आपको औजार मिले होंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है हड्डियाँ मिली होगी, जो आदमी डेड उसका मृत्यु हुआ उसको हड्डियाँ मिले होंगे, वो लोग खुदाई किए होंगे तो। इसके अलावा क्या मिल सकता है, इसके अलावा मिल सकता है उसमें पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारत के अवशेष हो सकते हैं, बचा हुआ भाग अवशेष। हमने बता दिए
कि इस पर क्या 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 मिलता है। वो लोग सिक्का मिला होगा, हथियार मिला होगा, आभूषण मिला होगा, चित्र या मूर्तियाँ मिला होगा लोग को, कुछ औजार मिला होगा, कुछ हड्डियाँ मिला होगा। इसके अलावा हो सकता है पत्थर या ईंटों के जो इमारत बना होगा बिल्डिंग, उसका कुछ अवशेष मिला होगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन कौन चीज पत्थर से बनी है। तो लिखते हैं पत्थर से बनी वस्तुएं। देखिए बात करते हैं, सिक्के तो हो गए नहीं, सिक्के तो धातु है। हथियार हो सकता है, पत्थर के हथियार होते थे पहले, ये को पत्थर हथियार हो सकते हैं। आभूषण, आभूषण तो हो गया सोना चांदी, ये भी नहीं आएगा। चित्र और मूर्तियाँ, मूर्तियाँ हो सकते हैं। मूर्तियाँ पत्थर बताया था आप लोग को, पंडित का जो मूर्तियाँ था देखिए बना हुआ था पत्थर का, मूर्तियाँ हो सकते हैं। इसके अलावा पत्थर क्या हो सकते हैं, औजार, औजार होते थे पत्थर का, औजार हो सकते हैं। हड्डियाँ, हड्डियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। हथियार, मूर्तियाँ, इमारत एक हो सकता है, इमारत बिल्डिंग, बिल्डिंग हो सकता है बहुत बिल्डिंग। बिहार सब जो है, बिहार राज्य ने, बिहार जो पत्थर के होते हैं घर से बिहावत, वह हो सकते हैं। इमारत हो सकते हैं जो कि पत्थर के बने होंगे। ये सभी क्या है, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्या बोलता है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण कौन रखते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो साधारण जो वहाँ के स्त्री पुरुष थे वो लोग अपने कार्यों का विवरण क्यों रखते थे। जिस प्रकार राजा अपने लिखता था अभिलेख में, उस प्रकार वहाँ के जो साधारण जो स्त्री पुरुष थे वो लोग अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। पहला को दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो पहला हम लिखते हैं आखिर क्यों रखते होंगे। पहला रीजन इसका है कि राजाओं साधारण स्त्री और पुरुष, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण, अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, इतना नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए, उनका विवरण तैयार किया जाए, उनका विवरण तैयार किया जाए। पहला रीजन हो सकता है कि साधारण जो स्त्री पुरुष थे उनको लगता होगा कि हम लोग इतना महत्वपूर्ण काम भी नहीं कर रहे हैं कि मेरा विवरण कहीं पे लिखा जाए। दूसरा रीजन हो सकता है कि यह भी संभव है, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। ये भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो सकता है जो स्त्री पुरुष, जो साधारण स्त्री पुरुष हो तब पढ़े लिखे भी ना हो सकता है। यह भी संभव है, यह भी संभव है कि वे गरीब, यह भी संभव है कि वे गरीब हो, कि वे गरीब हो और उत्कीर्ण मीन्स अभिलेख को खोद कर लिखने में उत्कीर्ण करवाने
उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो, महंगा हो। कार्य खर्चीला, बहुत रीजन हो सकते हैं, कुछ रीजन आपको दे दिए हैं, इतना काफ़ी आप लोग के लिए है। यह भी संभव है वे लोग गरीब होंगे, साधारण स्त्री पुरुष, और लोग उत्कीर्ण करवाने का बहुत काम खर्चीला होगा, इसलिए भी नहीं करवाते होंगे अपनी बातों को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो, 2 ऐसी बातों को तुम बताओ जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता। आपको 2 ऐसी बातों को बताना है जिससे आपको राजाओं, उसमें का राजा और उसमें से किसानों के बारे में अंतर का चलता है पता। तो पहला बताते अंतर क्या था कि राजाओं का जीवन जो था, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य था, वैभव और ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजा का जो लाइफस्टाइल था वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन क्या था, कष्टों से भरा हुआ था, कष्टों से भरा होता था। पहला कान बता दिए अंतर कि राजाओं का जो जीवन था वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, भरा हुआ था, लेकिन किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। दूसरा बता रहे कारण, राजा अपनी विजय का लोखा, जो जीतते थे राजा अपनी विजय का लेखा जोखा, अकाउंटेंट्स लेखा जोखा रखते थे। राजा लोग थे अपनी जो विजय हासिल करते थे युद्ध, उस सभी का लेखा जोखा रखते थे। जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। राजा लोग थे जो अपने विजय के कुछ भी वो लोग अच्छा काम कर या कोई आदेश हो सभी को लिखवाते, उसका लेखा जोखा रखते थे। लेकिन किसान जो लोग थे अपने जो भी काम करो उसका कहीं भी लोग का लेखा जोखा नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। बोलता है पृष्ठ एक पर शिल्पकार, आर्टिसन दिया हुआ है, उसका शब्द का पता लगाना है। पेज नंबर 1 का शिल्पकार शब्द का पता लगाना है। आज के साथ का पूछ रहा, आज प्रचलित कम से कम 5 अलग अलग शिल्प सूची बना, आपसे पूछा है आज जो प्रचलित है शिल्प, कम से कम 5 अलग अलग शिल्प के बारे में आपको बताना है। और ये बताना है कि क्या वे शिल्पकार स्त्री हो सकते हैं, क्या वे पुरुष हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि पेज में आप शिल्पकार शब्द का पता लगाओ, और ये बताना है कि आज प्रचलित शिल्प में कम से कम 5 आपको अलग अलग शिल्प के बारे में सूची बनाना है, और बताना है कि क्या वे शिल्प को सिर्फ स्त्री करते हैं, सिर्फ पुरुष करते हैं, या दोनों करते हैं। चलिए पहले सूची बनाते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं शिल्प, एक तरफ हम लिखते हैं, आपके सामने लिख रहे हैं शिल्प, एक तरफ लिखते हैं शिल्प, कॉलम बनाते हैं। एक के बाद लिखते हैं स्त्री, फिर लिखते हैं पुरुष, फिर लिखते हैं स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। शिल्प कौन कौन हो सकते हैं? एक शिल्प हो सकता है हस्त शिल्प,
हस्तशिल्प हो सकता है हम लोग के यहाँ, हस्तशिल्प। इसके अलावा हो सकता है मेरा भवन शिल्प, इसके अलावा हो सकता है मेरा मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है मेरा काष्ठ, काष्ठ शिल्प। इसके अलावा और पाइप हो सकता है मेरा चम्र, चम्र शिल्प। ये 5 शिल्प हो गए। अब बताते हैं कि इस शिल्प को कौन कौन करता है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प जो है दोनों करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। भवन, भवन जो है सिर्फ पुरुष करते हैं, भवन शिल्प जो है सिर्फ पुरुष लोग करते हैं। मूर्ति, मूर्ति अगर आज के देखा जाए तो मूर्ति कला जो है दोनों के पास है, स्त्री पास भी है और पुरुष पास भी है। चौथा है काष्ठ, काष्ठ शिल्प जो है सिर्फ पुरुष के पास है, महिलाएं के पास नहीं है। चर्म, चर्म शिल्प सिर्फ पुरुष के पास है, महिलाओं के, स्त्री पुरुष दोनों नहीं होता, सिर्फ किसके पास होते हैं, पुरुष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 नंबर क्या बोलता है आपके सामने। 8 नंबर क्या बोलता है कि अतीत के पुस्तकों के किन किन विषयों पर लिखी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा अतीत में पुस्तकों के किन किन विषय पर लिखी गई। आपसे पूछ रहा है कि अतीत में कौन कौन से विषय पर पुस्तक लिखा जाता था, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। सबसे पहले बताते हैं कि अतीत में कौन कौन से विषय में पुस्तकें लिखी जाती थी। लिखते हैं आंसर इसका। अतीत, अतीत में पुस्तकें, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर, निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। पहला क्वेश्चन पूछा था कि किन किन विषय में लिखे जाते, लिख दिए अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषय पर लिखे जाते। पहला हो सकता है इसमें धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक मान्यता व व्यवहारों पर, यह एक विषय हो सकता है जो इसमें बुक लिखी होगी, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। दूसरा हो सकता है इसमें राजाओं के जीवन पर, उसका जीवन पे अकबरनामा, बाबरनामा, राजाओं के जीवन पर, राजाओं के जीवन पर। तीसरा हो सकता है औषधि, दवाओं के ऊपर, औषधि, सब प्राचीन काल के बारे में बता रहे हैं, औषधियों तथा विज्ञान पर, औषधि तथा विज्ञान पर। चौथा महाकाव्य, महाकाव्य मतलब महाभारत रामायण, इसको महाकाव्य बोला जाता है, महाकाव्य हो गया। कविताएं जानते हैं आप लोग, तथा उसका नाटक हो सकता था, नाटक पर। ये सभी क्या है, प्राचीन काल में इन विषय पर पुस्तकें लिखी जाती थी। क्लास यहीं आज समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।